तो चले 3 से 5 साल के लिए अगर निवेश करना है, अगर आप नए हैं बाजार में, कोई खुद डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ये एक जरिया है जिससे आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा हाइब्रिड फंड का आपने जिक्र किया, तो ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और हाइब्रिड फंड में क्या अंतर है? क्या हाइब्रिड ज्यादा अग्रेसिव है? क्योंकि वहां पर भी एक्सपोजर डेट इक्विटी दोनों में मिलता है। यस, तो हाइब्रिड फंड ये जो कैटेगरी है उसमें 3 प्रकार के फंड है फिलहाल। एक है इक्विटी सेविंग्स, दूसरा है बैलेंस एडवांटेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, और तीसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड। अब इसमें इक्विटी सेविंग्स और एग्रेसिव हाइब्रिड ये ज्यादातर स्टैटिक पोर्टफोलियो एलोकेशन रहता है, और इन द बैलेंस एडवांटेज डायनामिक एसेट एलोकेशन रहता है। हमारा इक्विटी सेविंग्स फंड आप देखोगे तो उसमें इक्विटी परसेंटेज 38% से लेके 45% रहता है। एग्रेसिव हाइब्रिड अगर आप देखेंगे उसमें 68% से 75% रहता है, और बैलेंस एडवांटेज जो है बिकॉज इट इज डायनामिक वो 30% तक भी जा सकता है, और ऊपर में 80% तक भी जा सकता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन इस समय मुझे बताइए कि आगे चलकर अगर भारतीय बाजार में और तेजी आती है, जिसकी उम्मीद है, इनफैक्ट इस हफ्ते हम किसी जानकार से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ से आगे इन द नियर टर्म हम फिर से 21,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच करेगा, ऊपर जाएगा और होपफुली टिकेगा। अर्निंग्स अब तक पॉजिटिव हैं, तो क्या धीरे धीरे करके आप ये कॉल लेंगे कि इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना है? वो ट्रिगर क्या रहता है, किस बेसिक पैरामीटर पर आप डिसाइड करते हैं कि अब मुझे इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है और हम XYZ स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाना शुरू करेंगे? मैं ये कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर आप, मैं या कोई भी ज्यादा कोशिश ना करें मार्केट टाइम करने की। इम्पोर्टेंट ये है मेनली इक्विटी मार्केट में आप ज्यादा टाइम तक इक्विटी मार्केट में रहो तो आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलने की ज्यादा संभावना है। बट कमिंग बिफोर मैं पहले एक बात करना चाहूंगा। सी, इंडिया एज अ कंट्री एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप अगले 5, 7, 8, 10 साल भी देखोगे तो इंडिया ग्रोथ रेट 6% हो सकता है, 8 हो सकता है। बेसिकली अपवर्ड मूविंग, ऊपर की तरफ ग्रोथ रेट है। तो अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड थ्रू इक्विटी एसेट क्लास, तो उसमें एज ए इन्वेस्टर अपने को ज्यादा रिटर्न पाने की संभावना है। फिर आपके प्रश्न की तरफ मैं आऊंगा। सो राइट नाउ अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मार्केट ऊपर है नीचे है मैं क्या करूं, तो मुझे लगता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है, और मॉडल के अनुसार, मार्केट वैल्यूएशन के अनुसार इक्विटी और डेट में ये फंड एलोकेशन करता है। हर्षद, मैं एक्चुअली ये आपसे समझना चाह रही थी कि आपने कहा इस समय आपका लगभग 40 to 45% एक्सपोजर इक्विटी में है, करेक्ट? यस। अब इसको 50 या उस पीक 65 तक ले जाने के लिए एनवायरनमेंट में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? उसके लिए मुझे आपको थोड़ा हमारे मॉडल के बारे में बताना पड़ेगा ताकि आप ज्यादा समझ सको हमारा मॉडल कैसा वर्क करता है। तो हमारा जो मॉडल है एक फंडामेंटल पैरामीटर्स पे आधारित है, जिसमें हम पीई जो प्राइस टू अर्निंग्स हम जिसे बोलते हैं, और पीबी विच इज प्राइस टू बुक, इस 2 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल समझने के लिए हम हेल्प लेंगे, कोई पेड़ रहता है जिसमें रूट्स रहते हैं और फ्रूट्स भी रहते हैं। तो रूट्स के लिए हम बोलते हैं बैलेंस शीट। कोई भी कंपनी में बैलेंस शीट बहुत अच्छी होना जरूरी है, तो इसलिए हम प्राइस टू बुक का इस्तेमाल करते हैं। एंड फ्रूट्स जिसका हम बोलते हैं कि अर्निंग्स, तो अर्निंग्स के लिए हम प्राइस टू अर्निंग्स का यूज करते हैं। तो ये दोनों मिला के हमने एक कंबाइंड फैक्टर बनाया है। अगर वो कंबाइंड फैक्टर ऊपर जाता है, जिसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा महंगा हो रहा है, तो अब हमारा इक्विटी एलोकेशन नीचे जाएगा, और अगर एक कंबाइंड फैक्टर नीचे जाता है तो हमारा इक्विटी एलोकेशन ऊपर जाएगा। तो इस मॉडल के हिसाब से हमारा इक्विटी एलोकेशन डिसाइड होगा। अगर अभी 40-45% है तो वो 50 हो सकता है या 35 हो सकता है। दैट विल बी वो डिसाइड करेगा बाय दिस कंबाइंड फैक्टर विच इज बेस्ड ऑन अर्निंग्स एज वेल एज द बैलेंस शीट ऑफ द अंडरलाइंग कंपनीज विच आर निफ्टी 50 फॉर दिस मॉडल। तो जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपका मॉडल किस तरफ झुक रहा है, 35% की तरफ या 65% की तरफ, ज्यादा एलोकेशन क्या दिग्गज कंपनियों में ही रखते हैं या फिर एक फ्लेक्सी कैप मॉडल अपनाते हैं? क्योंकि ऐसा भी होगा
प्राइस टू बुक और पीई के हिसाब से कुछ मिड कैप कंपनियां होंगी या निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली कंपनियां होंगी जहां पर अच्छा खासा अर्निंग्स भी देखने को मिल रही है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है वैसे आप लोगों में? जी हाँ, तो हमारे पास एक जो पहला स्तर है इन्वेस्ट करने का कि मॉडल बताएगा आपको कितना इक्विटी रखना है। अब दूसरा जो स्टेज है उसमें जिसमें जो एक्चुअल पोर्टफोलियो हम बिल्ड करते हैं उसमें एज यू सेड इट्स अ फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो, हम कोई भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे गिवन द इन्वेस्टर प्रोफाइल, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए, वोलेटिलिटी कम चाहिए, उस हिसाब से हम 60 to 65% ऑफ द इक्विटी एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में रखते हैं। ओके, तो 60 से 65% जो निवेश होता है वो लार्ज कैप कंपनियों में ही होता है और ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर कोई छोटा स्टॉक दिखे या मिड कैप स्टॉक दिखे जहां पर अच्छी वैल्यूएशन है, अच्छे अर्निंग्स हैं, तो उस पर भी फंड नजर डालता है जरूर।